हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच में जो सेकंड वाला मेथड है ना, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, उसका डिस्कशन करेंगे। डेटा सिस्टम जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला कि हेड ऑफिस को ब्रांच के रिगार्ड में सिर्फ एक लेजर अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट, और बाकी बहुत सारे छोटे छोटे या तो वर्किंग नोट बना लो या मेमोरेंडम अकाउंट बना लो। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में क्या है कि हर ट्रांजैक्शन के लिए लेजर अकाउंट बनेगा, मतलब देयर बी एटलीस्ट 6, 7, 8, 9 और यू कैन से 10 नंबर ऑफ लेजर अकाउंट्स। 5-6 तो बनना ही बनना है, 7, 8, 9, 10 लेजर अकाउंट भी बन सकता है। मतलब हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको उसका एंट्री करना होगा और एक एक लेजर अकाउंट डेडिकेटेड रहेगा हर चीज के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे उसमें मूवमेंट होता है, क्या प्रोसेस है, मैं आपको डिस्कस करता हूं। प्लीज ध्यान रखिएगा, डिपेंडेंट ब्रांच है, ब्रांच बुक्स नहीं बनाता, ब्रांच रेगुलर बेसिस पे डेटा हेड ऑफिस को भेजता रहता है, हेड ऑफिस सारा अकाउंटिंग करता है और हेड ऑफिस डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग स्टॉक एंड डेटा सिस्टम से कैसे करता है हम आपको वो पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, सो लेट अस सी द फर्स्ट पैराग्राफ। ये कहता है कि अंडर दिस मेथड वी विल प्रिपेयर ऑल द लेजर अकाउंट्स फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस। द नेम्स ऑफ द लेजर अकाउंट्स आर, ये एग्जांपल है, इससे ज्यादा भी लेजर अकाउंट बन सकते हैं। क्या? एक है ब्रांच डेटर अकाउंट, डेटर का जो नॉर्मल डेटर अकाउंट आप लोग हमेशा 11th 12th बीकॉम मेरी क्लास में जो भी पढ़े वैसे ही अकाउंट बनेगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, स्टॉक का इनफ्लो आउटफ्लो के लिए। गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो ब्रांच को हम लोग सामान देते हैं और ब्रांच रिटर्न करता है उसके लिए। ब्रांच कैश अकाउंट नॉर्मल, ब्रांच एक्सपेंसेस नॉर्मल, ब्रांच फिक्स्ड असेट्स, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना मुन्ना, ये इसका बैलेंसिंग फिगर विल बी द फाइनल नेट प्रॉफिट। और ये जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है ये लोडिंग अनलोडिंग के काम आएगा। ये जो गुड्स सेंट टू ब्रांच वगैरह लोड करके होता है ना, अगर कभी लोडिंग करके देते हैं तो उसकी अनलोडिंग के लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट काम आएगा। स्टॉक रिजर्व वगैरह लिखने के भी काम आता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। एक एग्जांपल देंगे, प्रोसेस पूरा सुनाएंगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ही सर वो अकाउंट होता है जिससे ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और वो वाला ग्रॉस प्रॉफिट आपको पीएनएल में शिफ्ट करना पड़ेगा जहां से आप नेट प्रॉफिट निकालोगे। तो अभी बिगिनिंग करने के लिए अपन ये समझते हैं कि ABCDEFGH हो गया, यहां पे H, इतने आपको अकाउंट खोलने हैं। डेटर, ब्रांच स्टॉक, जीएसटीबी, ब्रांच कैश, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच फिक्स्ड, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच पीएनएल। देखो ब्रांच एक्सपेंस के लिए मैंने लिखा इफ रिक्वायर्ड, ब्रांच फिक्स्ड के लिए मैंने लिखा इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि ये दोनों अकाउंट नहीं बनाने से भी क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए मैंने बोला ये तभी बनाना अगर जरूरत पड़े बोले अगला क्वेश्चन में, तो अदरवाइज डेटर, स्टॉक, जीएसटीबी, ब्रांच कैश, एडजस्टमेंट और पीएनएल से मोर और लेस काम हो जाता है। ओके, अब आइए एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला लाइन या सेकेंड पैरा, वी विल रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन थ्रू दीज लेजर्स। अब इसको अगर ऐसे समझे ना कि भाई हमने ब्रांच को माल भेजा, तो माल भेजा तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट अफेक्टेड होगा ही होगा, और हमने माल भेजा है तो ब्रांच का स्टॉक अकाउंट भी अफेक्टेड होगा, स्टॉक बढ़ेगा, तो अपने को एंट्री मारना होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। इस तरह से मैनेज करना है। फिर मान लो ब्रांच ने क्रेडिट में माल सेल किया, तो क्या हुआ, क्रेडिट में माल सेल किया तो डेटर अकाउंट अफेक्टेड होगा और स्टॉक गिरेगा, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। ब्रांच ने कैश में माल दिया तो कैश अकाउंट बढ़ेगा और ब्रांच का स्टॉक अकाउंट गिरेगा। ब्रांच के डेटर ने कैश पेमेंट किया तो डेटर अकाउंट गिरेगा, कैश अकाउंट बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है ना, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का अपने को अकाउंटिंग करना होगा, एंड फॉर डूइंग दैट अकाउंटिंग आपको एज मेनी नंबर ऑफ लेजर अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बनाना पड़ेगा। ओके, आइए थर्ड पैराग्राफ में चलते हैं। वो बोलता है कि फॉर द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज बेसिकली फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। हाउ एग्जैक्टली इट अनफोल्ड्स मैं आपको दिखाऊंगा। द नेट गुड सेंट टू ब्रांच हैज टू बी फाउंड आउट। नेट गुड सेंट टू ब्रांच कैसे निकलता है, डेटर सिस्टम में मैंने बताया था, याद हो तो बताता हूं फिर से। हमने 1,20,000 का माल दिया, इनवॉइस प्राइस पे 1/6 का लोडिंग है इनवॉइसिंग पे। उन्होंने 12 का माल रिटर्न कर दिया मेरे को, तो नेट गुड्स 108 उनके पास पड़ा हुआ है मेरा, इसको बोलते हैं नेट गुड्स। ये नेट गुड्स आपको पता करना है, नेट गुड्स का अनलोडिंग करना है। इसका जो लोडिंग एलिमेंट है 18, उसको ब्रांच एडजस्टमेंट में डालना है।
और बचा हुआ गुड्स सेंट टू ब्रांच का बैलेंस को ट्रेडिंग अकाउंट, एचओ ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट कर देना है, क्योंकि एचओ ने वो माल परचेज करके ब्रांच को दिया था। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच का जो बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। आई विल बी डिस्कसिंग दैट थोड़ी देर के बाद। अभी मैंने क्या बोला कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज देयर फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। फिर मैंने बोला द नेट गुड्स सेंट टू ब्रांच हैज टू बी फाउंड आउट एंड इट्स लोडिंग एलिमेंट विल बी टेकन टू दी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अपन एग्जांपल के थ्रू से करके देखेंगे उसको। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बेसिक लर्निंग प्रोसेस ऑफ दिस सिस्टम विद द फॉलोइंग एग्जांपल। आइए मैं एग्जांपल में लेके चलता हूं। ये छोटा सा एग्जांपल देखो आप, फिर बड़ा सा तो आप सम्स बनाओगे। देखो थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर दूं, ये हो गया। अब यहां पे देखो, ये छोटा सा एक एग्जांपल है, लेकिन आपको स्टॉक एंड डेटर अकाउंट का एक फील दे देगा, आपको समझ में आने लग जाएगा। फिर बाकी जो पैराग्राफ्स है वो हम लोग करेंगे। लोडिंग परसेंटेज है 20% ऑन कॉस्ट। क्या हुआ 20% ऑन कॉस्ट कि भाई अगर 100 रुपया का कॉस्ट प्राइस है, 20 रुपया का लोडिंग है, तो इनवॉइस प्राइस 120 हो जाएगा। और लोडिंग रेशियो हम लोग हमेशा बोलते हैं लोडिंग बाय इनवॉइस प्राइस लेना है, तो 20/120 दैट इज 1/6 ऑन इनवॉइस प्राइस। तो जो लोडिंग 1/5 ऑन कॉस्ट है, 20% ऑन कॉस्ट है, वो 1/6 ऑन इनवॉइस प्राइस है। ये आप हमेशा वर्किंग नोट में निकाल के रख लीजिएगा। अब ये देखो, गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 1,20,000, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 12,000। तो इसका एंट्री हम लोगों को ब्रांच स्टॉक अकाउंट को बढ़ा के और गिरा के करना होगा, और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को अफेक्ट में लाना होगा। तो अगर मैं इन दोनों का जर्नल एंट्री तुमको बोलूं तो 1,20,000 का जर्नल हो गया ब्रांच स्टॉक डेबिट। सोचो क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा है ब्रांच के पास। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, एजिफ सेल हो गया, हम लोगों ने एचओ ने एजिफ सेल कर दिया, इसीलिए गुड्स सेंट टू ब्रांच का जो बैलेंसिंग फिगर होता है ना ट्रेडिंग लेजर अकाउंट का, उसको ट्रेडिंग में डाला जाता है। वो थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा आपको फिर से। और अगर ब्रांच ने माल वापिस किया तो ठीक ऑपोजिट एंट्री पास कर दो 12,000 रुपया के लिए। तो अब यहां पे देखो मैंने एंट्री मारी है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,20,000, और बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न आया तो ऑपोजिट एंट्री 12,000 रुपया। ऑब्वियसली ये दोनों जर्नल का लेजर में पोस्टिंग वहां पे भी होगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट नेक्स्ट पेज में, वहां पे आपको मैं दिखाता हूं। नाउ कम्स कैश सेल्स। अब आप सोचो कौन कौन अकाउंट अफेक्टेड होगा। एक तो स्टॉक गिरेगा और कैश बढ़ेगा, तो जर्नल आएगा कैश टू स्टॉक। अब यहां देखो एंट्री, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब इसका पोस्टिंग आपको ब्रांच कैश में भी करना होगा, तो जब ब्रांच कैश दिखाऊंगा तो मैं आपको वाला चीज थोड़ी देर के बाद दिखा रहा हूं। फिर है क्रेडिट सेल्स। अब खुद सोचो, एक तो डेटर अकाउंट अफेक्टेड होगा, बढ़ेगा, और स्टॉक अकाउंट गिरेगा, तो जर्नल आएगा ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। हर ट्रांजैक्शन का जर्नल करना है और बेसिक जर्नल है, तो आपको मैंने एंट्री मार दी ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कलेक्शन फ्रॉम डेटर यूजुअल जर्नल ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर्स। थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट पेज में डेटर अकाउंट है, मैं अभी से दिखाता हूं आपको। अब यहां पे देखो, ये देखिए डेटर में सेल का पोस्टिंग हुआ ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक। ये आया कलेक्शन ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर। अब ब्रांच कैश का पोस्टिंग देखना आपको, तो ये कैश सेल हुआ और ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर आया। ओके, मैं वापस से प्रीवियस पेज में चलता हूं। बैड डेट। आप सोचो क्या एंट्री आएगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। नॉर्मल एंट्री है, इसमें सब डबल एंट्री बुक कीपिंग नॉर्मल टाइप से होगा, और फिर उस बैड डेट को हम लोग P&L पे डाल देंगे। तो लेट अस सी दी बैड डेट का एंट्री, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, एंड दिस बैड डेट हैज गॉन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L बनाऊंगा ना, दिखा दूंगा आपको, नेक्स्ट पेज में बनाया हुआ है। एक्सपेंसेस पेड। अब आप सोचो क्या एंट्री होना चाहिए? ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, फिर एक्सपेंस को P&L में भेज देंगे। सो चेक द ब्रांच कैश। ये देखो ब्रांच कैश, यहां मैंने लिखा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट 10,000 रुपीज, ये एक्सपेंस P&L में। तो अभी तक P&L में दो चीज गया, एक एक्सपेंस और एक बैड डेट 4,000 रुपया का, दिस वन और दिस वन। वापस से प्रीवियस पेज में चलते हैं। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, ये इंटरेस्टिंग है। ब्रांच ने कैश रेमिट किया हेड ऑफिस को,
और हेड ऑफिस बुक्स बना रहा है। ये जो ब्रांच कैश अकाउंट आपने देखा था, इसको बना कौन रहा है? हेड ऑफिस अपनी बुक्स में बना रहा है। और हेड ऑफिस का अपना एक तो कैश बुक बड़ा वाला जरूर से जरूर पड़ा होगा। तो ये एक तरह का कॉन्ट्रा एंट्री हो गया कि ब्रांच कैश का पैसा चला जाएगा, एचओ कैश में पैसा बढ़ जाएगा। तो कैसे एंट्री मारना होगा? एचओ कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश अकाउंट। ब्रांच का जो कैश बुक है उसमें पेमेंट दिखाना होगा, एचओ कैश बुक में रिसीट दिखाना होगा। तो क्योंकि ब्रांच कैश और एचओ कैश दोनों ही एचओ मेंटेन कर रहा है, तो हम उसको कई बार इस पर्टिकुलर चीज को कॉन्ट्रा बोलते हैं कि मेरा ही कैश बुक है, एक कैश बुक से पैसा निकल रहा, दूसरे कैश बुक में घुस रहा है। तो रेमिटेंस के लिए इसमें ब्रांच कैश को क्रेडिट करना होगा, कम करना होगा, एचओ कैश अकाउंट को बढ़ाना होगा। अब आप मेरे को बोलेंगे सर एचओ कैश अकाउंट तो आप बना नहीं रहे हो, एचओ तो पुराना पहले से एचओ है, तो वो तो एक तो बड़ा वाला कैश बुक अपना बना रहा होगा, वो कैश आपको ब्रांच के चैप्टर में रेलेवेंट नहीं है, वो तो नॉर्मल कैश बुक है, इसलिए मैंने एचओ कैश के बारे में जिक्र नहीं किया, पहली बार अभी मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई नॉर्मल आप कोई भी डे टू डे बुक कीपिंग करोगे तो कैश बुक तो बनाओगे ही ना एचओ की बुक्स में, तो वही वाला कैश बुक है ये वाला, उसमें कैश इन हो गया। और उसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ब्रांच के पास इनवॉइस प्राइस पे। तो अगर मैं इसको क्लोज करने जाऊं इस डिस्कशन को, तो आप पहले स्टॉक को देखो। 1,20,000 का स्टॉक हम लोग उसको दिए, 12 का वो रिटर्न किया, 70 का माल बेच दिया, 84 का क्रेडिट सेल कर दिया, और 24,000 उसके पास बैलेंस कैरेट डाउन है। तो स्टॉक का बैलेंस कैरेट डाउन है तो बाई बैलेंस कैरेट डाउन लिखना होगा। अब आप तुरंत बोलेंगे सर ये तो स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है, इसका लोडिंग अनलोडिंग भी करना होगा। दैट ही तो आपको पढ़ाना है, इंपॉर्टेंट वही वाला ही तो है। दैट इज डन थ्रू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। आई विल बी शोइंग दैट टू यू। नाउ सी हियर, ये हम उसको माल दिए, ये वो माल हमको वापस किया। नेट में अगर बोले तो 1,08,000 का माल इनवॉइस प्राइस पे हम उसको दिए, इनवॉइस प्राइस पे। 24,000 का माल उसके पास अभी भी पड़ा हुआ है ब्रांच के पास, और 154 का माल वो सेल कर चुका है। तो 154 का माल सेल नहीं हुआ है, जितना माल सेल हुआ है ना वो 154 में सेल हुआ है। ये सेलिंग प्राइस है, ये कोई इनवॉइस प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये इनवॉइस प्राइस है, ये इनवॉइस प्राइस है, और ये इनवॉइस प्राइस है। अगर आप प्लेन कैलकुलेशन देखोगे ना तो 120 का माल हम उसको दिया, 12 का माल पड़ा है तो 108, और 24 का माल उसके पास पड़ा हुआ तो 108 माइनस 24 अगर मैं कर देता हूं तो 84, 108 माइनस 24, यस 84 का माल वो बेच चुका है। तो 84 क्या है? 84 इज द इनवॉइस प्राइस। उतना माल वो सेल कर दिया, और वो बेचा कितना में? 154 में। देखिए 87, 84 एंड 170, 84 एंड 70, 154 में। तो 70,000 का उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट बोल दो उसको। तो सर वो प्रॉफिट का अकाउंटिंग कैसे होगा? यहां तो आपने कुछ चीजें इनवॉइस प्राइस पे लिखी, गुड सेंट और क्लोजिंग स्टॉक, पर ये तो सेल प्राइस पे लिखना होगा 70 और 84 को। यस, तो इसीलिए तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया, नोट्स में भी आएगा थोड़ी देर के बाद, वो 70,000 रुपीज हमको अलग से ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भेजना पड़ेगा। दैट विल रिप्रेजेंट कि सेलिंग प्राइस इज अबव इनवॉइस प्राइस, तो ब्रांच हैज अर्न्ड मोर प्रॉफिट। 100 से 120 में जो हम माल भेज रहे हैं वो 20 का तो प्रॉफिट ब्रांच ने कमाया ही है, पर 120 को 150 में बेचा तो 30 का प्रॉफिट भी ब्रांच ने कमाया, ऐसा बोला जाएगा। क्योंकि अपना तो 100 का माल फिर 150 में बिक गया ना, एक तरह से मैं एग्जांपल में बोला। तो यहां पे वही हुआ, देखो 84,000 का माल इनवॉइस प्राइस का उसने 154 में बेचा, 70,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया, उसको आप ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भेज दोगे। तो एक लेसन लेना कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट में अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आता है तो या तो सेलिंग प्राइस इज अबव इनवॉइस प्राइस होगा या सेलिंग प्राइस इज बिलो इनवॉइस प्राइस होगा। अगर सेलिंग प्राइस इज अबव इनवॉइस प्राइस तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया, एडजस्टमेंट में डाल देंगे। अगर सेलिंग प्राइस बिलो इनवॉइस प्राइस है तो लॉस आया, माने कम दाम में बेच पाए, एडजस्टमेंट में डाल देंगे। ओके, कभी कभी इसको लेके डिफरेंट ट्रीटमेंट भी होता है, लोग शॉर्टेज सरप्लस का बात करते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग दैट थोड़ी देर के बाद। आगे आइए ब्रांच डेटर अकाउंट को देखते हैं।
डेटर को क्रेडिट सेल किए, पैसा आया, बैड डेट हुआ, इतना डेटर का क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है। प्लेन अकाउंटिंग है, बैलेंस शीट है डेटर का। सर लेकिन ये डेटर फिर बैलेंस शीट में तो जाएगा, बिल्कुल। और सर ये बैड डेट पीएल में जाएगा, बिल्कुल। ये कैश बुक में जाएगा, बिल्कुल। नॉर्मल डे टू डे बुक कीपिंग। आइए कैश अकाउंट देखते हैं। 70,000 का कैश सेल, 60,000 कलेक्शन फ्रॉम डेटर, 10,000 एक्सपेंस। ये देखो बाई एचओ कैश रेमिटेंस, और 30,000 का बैलेंस कैश में पड़ा हुआ है, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गुड्स सेंट टू ब्रांच। देखो 1,20,000 का माल हम उसको दिए, 12,000 का माल वो रिटर्न किया, तो 1,08,000 का माल उसके पास पड़ा है। इसका जो लोडिंग एलिमेंट है 18,000 रुपीज, देखो कैसे निकला, उसको आपको ब्रांच एडजस्टमेंट में डालना है। सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज यही है। हम लोग इसीलिए ना इसको हार्ट एंड सोल बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्या नाम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का ये हार्ट है। मतलब नेट गुड्स सेंट टू ब्रांच निकालना स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, उसका लोडिंग एलिमेंट को ब्रांच एडजस्टमेंट में डालना स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, और बचा हुआ जो 90,000 बचा बैलेंसिंग फिगर, ये कॉस्ट ऑफ द गुड्स सेंट टू ब्रांच है। बिकॉज लोडिंग हटा दोगे तो कॉस्ट बचेगा। भाई 1,08,000 का हम माल उसको दिए थे, 18,000 उसमें लोडिंग था, तो बाकी 90,000 का तो कॉस्टिंग हुआ ना। ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। इसको आप परचेज में भी डाल सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग में डालना ज्यादा ईजी रहता है। जैसे आपने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में भी सुना होगा कि ट्रेडिंग में क्लोज करते हैं, वैसे ये गुड्स सेंट टू ब्रांच है। हेड ऑफिस जब अपना बड़ा वाला ट्रेडिंग बनाएगा, मेन वाला, उसमें क्रेडिट साइड में लिख देगा, क्योंकि ये माल तो वो परचेज करके हम लोग को दिया होगा ना हेड ऑफिस। अब आइए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आपको दिखाते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी, सी दिस। ये वही वाला 18,000 का जो लोडिंग अभी गुड्स सेंट टू ब्रांच वाला ट्रांसफर हुआ। इसमें ये बिलीफ है कि भाई अगर ये माल सारा बिक जाएगा तो ये प्रॉफिट हम लोग को हो जाएगा। अगर 90,000 का माल जो कॉस्टिंग वाला हम ब्रांच को दिए थे ना, कॉस्टिंग वाला माल, अगर ब्रांच पूरा बेच देगा और ठीक 1,08,000 में बेचेगा तो ये प्रॉफिट होगा। और ये देखो 70,000 का वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ था ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, वो वाला यहां पे पोस्टिंग आ गया। स्टॉक था, याद है आपको, क्लोजिंग स्टॉक 24,000, उसका स्टॉक रिजर्व अकाउंटिंग ब्रांच एडजस्टमेंट में किया जाता है। क्योंकि बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखे थे तो स्टॉक रिजर्व में 2, माने ब्रांच एडजस्टमेंट में 2 स्टॉक रिजर्व लिखना होगा। स्टॉक और स्टॉक रिजर्व तो ऑपोजिट साइड में आएगा ना, तो स्टॉक रिजर्व का अकाउंटिंग यहां पे होता है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में होता है। और 2 स्टॉक रिजर्व भी लिख सकते हो आप, 2 बैलेंस सीडी भी लिख सकते हो, ये भी किया जा सकता है। 2 बैलेंस सीडी करके ऐसे ब्रैकेट में स्टॉक रिजर्व लिख दिया, ऐसे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो सर नेक्स्ट ईयर फिर इसको ब्रॉट डाउन करेंगे तो बाई बैलेंस बीडी लिखना होगा। डेटर सिस्टम में भी तो करते थे, सेम प्रोसेस है। और अब देखो ये जो फाइनली आया ब्रांच एडजस्टमेंट का बैलेंसिंग फिगर, दिस इज द फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट जो P&L में शिफ्ट होगा। अब इसको अगर मैं प्लेन टेक्स्ट में तुमको बताऊं ना, तो बच्चे तुम ये समझ सकते हो कि हम लोग उसको 1 लाख का माल 1,20 में दिए थे, वो 10 का माल 12 इनवॉइस प्राइस में वापस कर दिया। तो मेन में हम लोग उसको 90,000 का माल दिए थे कॉस्टिंग वाइज। उसमें से उसके पास 20,000 का माल अभी भी पड़ा है, जो 24 इनवॉइस प्राइस है, उसका कॉस्टिंग 20 रहेगा। तो 70 का माल वो बेचा, और 70 का माल वो बेचा था 154 में, इफ यू रिमेंबर। फिर से सुनो, हम 100 का माल उसको दिए थे 120 इनवॉइस प्राइस, वो 10 का माल रिटर्न किया था मेरे को 12 इनवॉइस प्राइस। अगर कॉस्ट पे पकड़े तो 90 का माल हम उसको दिए। नेक्स्ट, उसके पास 20 का माल पड़ा था इनवॉइस प्राइस पे 24। अगर पड़ा है तो 70 का माल वो सेल किया, ब्रांच बोल रहा हूं, ब्रांच वो करके बोल रहा हूं, और वो 154 में सेल किया था 70 + 84। क्योंकि 70 का माल 154 में बिका, इसलिए 84,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आया। वो सर तब तो ट्रेडिंग पीएल अगर बनाएंगे इसका तो बहुत ही इजीली बन जाएगा। करेक्ट, ये तो गुड्स एंड क्या नाम, आपको स्टॉक एंड डेटर सिस्टम पढ़ रहे हो बोल के इतना मेहनत लग रहा है, बट एक बार का मेहनत है, एक बार समझ में आ जाएगा तो सब सेट हो जाएगा। एंड नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, बैड डेट और एक्सपेंस आ गया, तो फाइनली नेट प्रॉफिट ऐसे करके निकल के आ गया। नाउ एक बार के लिए थोड़ा सा आपसे टाइम लेता हूं कि अगर इसी क्वेश्चन का हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए होते
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो नॉर्मल ट्रेडिंग P&L बनता है, जो मेरा फाइनल अकाउंट सिस्टम है, बाद में मैं पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। तो ट्रेडिंग PL में क्या हुआ, हम लोग जो ब्रांच को माल दिए वो ब्रांच के लिए परचेज हो गया, तो ब्रांच बोलेगा टू परचेज 100 और रिटर्न 10, तो नेट पे 90। बाई क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच के पास 20 का है, कॉस्ट पे लाना पड़ता है। बाई सेल कैश और क्रेडिट सेल मिलाकर के 154। टू ग्रॉस प्रॉफिट 84, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 84, टू बैड डेट 4, टू वो वाला एक्सपेंस 10, नेट प्रॉफिट 84 माइनस 14 70। इसी चीज को स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में जब बनाने जाते हो तो सो मेनी लेजर अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड, लाइक ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच कैश, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच P&L, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच फिक्स्ड सेट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। आइए मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में चलता हूं। दिस वन, क्या मैंने बोला, जो पढ़े ना उसी को आप लिखा रहे हैं, जो बोल चुके आपको उसको लिख रहे हैं। द ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड इनफ्लो ऑफ स्टॉक एंड आउटफ्लो ऑफ स्टॉक। ब्रांच के पास स्टॉक आया, ब्रांच के पास से स्टॉक चला गया, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑल्सो। इफ गुड्स आर सोल्ड अबव इनवॉइस प्राइस, द बैलेंसिंग फिगर इन द स्टॉक अकाउंट, ध्यान रखना, इफ गुड्स आर सोल्ड अबव इनवॉइस प्राइस, मेरे एग्जाम्पल में गुड्स वेयर सोल्ड अबव इनवॉइस प्राइस हुआ था, एक्स्ट्रा प्रॉफिट 70,000 का आया था, याद होगा। तो इफ गुड्स आर सोल्ड अबव इनवॉइस प्राइस, द बैलेंसिंग फिगर इन द स्टॉक अकाउंट विच इज एडिशनल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं वापस से आपको दिखाता हूं, ये देखो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, एक बार मैं इसको साफ कर दूं, थोड़ा सा क्लीन कर दूं। एक बार पढ़ चुके हम लोग, रिपीट कर रहे हैं इसको। हाँ बच्चा, देखो हम लोग उसको माल दिए, उसने रिटर्न किया, उसने बेचा, ये क्लोजिंग स्टॉक, सारा इनफ्लो आउटफ्लो हो गया, यहां बैलेंसिंग फिगर आया। कैसे आया, माल ऊंचा दाम में बिका, उसको ब्रांच एडजस्टमेंट में डालना है। मेरे नोट को वापस से पढ़ा जाए। देखिए, if goods are sold above invoice price, the balancing figure in the stock account which is additional profit that will be transferred to branch heads। ये उल्टा भी हो सकता है, if the selling price is below invoice price, तो हमको कमती दाम में बिका तो वो भी लॉस, एक तरह से ग्रॉस लॉस, उसको भी हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डालेंगे। सिमिलर है। आइए नेक्स्ट पैरा, स्क्रीन सेट कर दूं, कर दिया। 7 नंबर पैरा, ब्रांच डेटर्स अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड एज यूजुअल। अभी डेटर अकाउंट जो मैंने आपको दिखाया बना करके एकदम यूजुअल तरीके से बना। ब्रांच कैश अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड एज यूजुअल, यूजुअल तरीके से बना। हाउ एवर फॉर रेमिटेंसेस, जो हम अलग से डिस्कस किए, वी विल पास द फॉलोइंग एंट्री, एचओ कैश टू ब्रांच कैश। सोचो क्यों, ब्रांच का कैश बैलेंस कम होगा, एचओ का कैश बैलेंस बढ़ेगा। ये उल्टा कब होगा बोलो, अगर एचओ ने ब्रांच को रुपया भेजा तो सर रेमिटेंस तो ब्रांच करेगा ना एचओ को, यस, लेकिन अगर ब्रांच को कभी पैसों की जरूरत रही तो एचओ भी तो भेज सकता है ना, तो उस समय ब्रांच का कैश बैलेंस बढ़ेगा, एचओ का कैश बैलेंस गिरेगा। जर्नल विल बी ब्रांच कैश टू एचओ कैश। एक चीज ध्यान रखना मेरे बच्चों कि ये दोनों अकाउंट एक ही बुक्स में बन रहा है जो बुक्स एचओ बना रहा है, क्योंकि हम लोग यहां पे डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ रहे हैं, ब्रांच में तो कोई बुक्स है ही नहीं। हम लोग ब्रांच से रिलेटेड 8-10 लेजर अकाउंट एचओ की बुक्स में बना रहे हैं और ब्रांच कितना प्रॉफिट अर्न किया वो पता कर रहे हैं यूजिंग डिपेंडेंट ब्रांच स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। 9 नंबर पॉइंट देखिए, सब डिस्कस हो चुका है। द बैलेंसिंग फिगर ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। याद होगा 90,000 का बैलेंसिंग फिगर आया था, क्या है वो, यहां से याद करो 120 का हम माल उसको दिए थे, 12 का माल वो रिटर्न कर दिया था, 108 का माल उसके पास पड़ा था,
उसका लोडिंग एलिमेंट जब 1/6 हम लोगों ने वापस किया 18 तो 90 बचा। ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस है। तो हेड ऑफिस तो उस माल को परचेज किया होगा ना यार, तभी तो वो ब्रांच को दिया ना। तो हेड ऑफिस उस परचेज को कहां लिखता है? ट्रेडिंग में। तो ये उसके अगेंस्ट में ट्रेडिंग में क्रेडिट में चला जाएगा। 10 नंबर पॉइंट देखते हैं। द स्टॉक रिजर्व इज नथिंग बट द लोडिंग एलिमेंट ऑफ स्टॉक। 24,000 का 4,000 स्टॉक रिजर्व था। इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बाय यूजिंग द वर्ड बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी। आप टू स्टॉक रिजर्व बाई स्टॉक रिजर्व भी लिख सकते हो। इन दैट के स्टॉक रिजर्व में बीडीसीडी हो जाएगा, स्टॉक रिजर्व का अलग से अकाउंट खुल जाएगा, वो भी कर सकते हो। बट इट इज प्रेफरेबल कि ओपनिंग स्टॉक के लिए बाई बैलेंस बीडी लिख दो एडजस्टमेंट अकाउंट में, और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व के लिए टू बैलेंस सीडी लिख दो, जैसा मैंने लिख के दिया था। अब ये देखो, द बैलेंसिंग फिगर ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज कंसीडर्ड टू बी द ग्रॉस प्रॉफिट विच विल बी टेकन टू P&L। द बैलेंसिंग फिगर ऑफ P&L इज द नेट प्रॉफिट। क्या यहां तक का सारा चीज मैंने आपको करके नहीं दिखाया? बिल्कुल। अब एग्जाम्पल के थ्रू से ये सब चीजें तो क्लियर हो गई। 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ और हैं बचे हुए, जिसके लिए अलग से मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन हम यहीं पे एग्जाम्पल पैदा करके आपको समझा देते हैं। डिस्कशन है लॉस इन ट्रांजिट या पिल्फरेज का। पिल्फरेज चोरी चकारी को बोलते हैं, लॉस इन ट्रांजिट आप जानते हो। अब इसमें होता क्या है ना बच्चा, देख ऐसे करके समझाता हूं कि मान लो अपन ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं, हमने ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे 120 का माल दिया, तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच लिखे। गुड्स एंड टू ब्रांच का पूरा प्रोसेस हम समझा चुके हैं। अब यहां से मान लो 30 का माल जल गया, तो अगर 30 का माल का लॉस हो गया, अब यहां पे हम तो भेज दिए थे, हम लिख दिए 30 का माल रास्ता में जल गया या चोरी उरी हो गया घर पहुंच के, तो इसका तो एंट्री मारना पड़ेगा, माल को तो बाहर निकालना पड़ेगा, बिकॉज इट्स एन आउटफ्लो ऑफ स्टॉक। तो आपको लिखना पड़ेगा बाई लॉस इन ट्रांजिट, और ये इनवॉइस प्राइस पे ही लिखना होगा, क्योंकि इट इज कंसीडर्ड टू बी एन आउटफ्लो ऑफ स्टॉक। और फिर आप बोलोगे सर ये तो लॉस है, पीएल में भी जाएगा, जरूर जाएगा, बट ये इनवॉइस प्राइस पे है, याद रखना। इसका लोडिंग एलिमेंट को एडजस्टमेंट में भेजना होगा और लॉस एलिमेंट को P&L में। सर मतलब जैसे नॉर्मली करते थे ना गुड्स एंड टू ब्रांच वाला का लोडिंग एलिमेंट वाला अलग निकाल के, वैसे ही इसका भी करना होगा। तो पहला लाइन कि अगर कोई लॉस होता है तो एंट्री विल बी लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, बिकॉज स्टॉक में लॉस है। उसके तुरंत बाद इसका लोडिंग एलिमेंट को एडजस्टमेंट में और लॉस एलिमेंट को पीएल में। लोडिंग एलिमेंट कितना है? 30 × 1/6 5,000, और कॉस्ट एलिमेंट है 25,000, तो 25 पीएल में 5 एडजस्टमेंट में। यहां देखो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक 30, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस इन ट्रांजिट 30। तो अगर मैं लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट बनाऊंगा तो कुछ इस तरह का बन के आएगा, टू ब्रांच स्टॉक 30, बाई एडजस्टमेंट 5, बाई P&L 25। तो जो P&L ब्रांच P&L बना था उसके डेबिट साइड में 25 आ जाएगा, जो ब्रांच एडजस्टमेंट बन रहा था उसके डेबिट साइड में 5 आ जाएगा। दिस विल रिड्यूस द ग्रॉस प्रॉफिट, दिस विल रिड्यूस द नेट प्रॉफिट। और सर इन सब के अगेंस्ट में कोई इंश्योरेंस कवरेज मिला तो मान लो अगर 6,000 का इंश्योरेंस कवरेज मिल गया, तो बाई कैश 6,000 लिख के लॉस को 19,000 कर दीजिएगा, बिकॉज 25,000 का माल जला है। आप नेट में समझ लो कॉस्ट वाइज। 6,000 अगर इंश्योरेंस कंपनी दे दिया तो 19,000 का लॉस हो जाएगा। बाई कैश लिख के बाई पीएल में 19 कर देना। फोर्टीन नंबर पैरा बोलता है देयर विल बी नो अकाउंटिंग फॉर नॉर्मल लॉसेस। हम लोग हमेशा से जानते हैं कि नॉर्मल लॉस का कोई अकाउंटिंग नहीं होता। अगर नॉर्मल लॉस वर्ड लिख करके दे दिया, अकाउंटिंग मत करना। लॉस इन ट्रांजिट, पिल्फरेज वगैरह अब नॉर्मल लॉसेस थे बोल के हम लोगों ने इसका जर्नल एंट्री पास किया। जर्नल एंट्री आपने देखा, पोस्टिंग आप समझ गए। मैं अपने आखिरी पार्ट में चलता हूं। देखिए ये वाला पार्ट को केयरफुली समझिएगा और इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब मैं बोला था ना सेलिंग प्राइस इज अबव इनवॉइस प्राइस,
तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ हम लोगों को, 70 का माल 154 में बिका तो 84 का प्रॉफिट हुआ। उसी का एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है जो सुदर्शन अग्रवाल को पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन बोल दिया तो। सुनना, समटाइम्स द क्वेश्चन पेपर सेज दैट द डिफरेंस इन द स्टॉक अकाउंट, वही जो 84 आया था मेरे एग्जांपल में, will be named as surplus. In that case, prepare an account for that. फिर से 84 याद है? मैं वापस से दिखाऊं स्टॉक अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर। अगर क्वेश्चन पेपर बोल दिया इसको सरप्लस नाम देना है, सर सरप्लस होता क्या है? एक मतलब बेकार सा बात है, स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक में सरप्लस हो गया। सर प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, इसीलिए मैंने बोला मेरे को पसंद नहीं। बट अगर क्वेश्चन ने बोल दिया सरप्लस नाम देना है तो दे दो ना, सरप्लस 84,000 टू सरप्लस। सर आप तो लेकिन 84 को टू ब्रांच एडजस्टमेंट बोल करके ग्रॉस प्रॉफिट बोल दिए थे। यस, बट आप नहीं बोलेंगे कि क्वेश्चन ने बोला यूज इट सरप्लस, यूज इट एज सरप्लस। तो ठीक है सर, टू सरप्लस लिख दिया आप ब्रांच स्टॉक में। मैं एक बार लिख के दिखाता हूं आपको, क्या लिख के दिखा रहा हूं देखो। अब अगर वहां टू सरप्लस लिखे तो आपको सरप्लस अकाउंट खोलना होगा। सरप्लस अकाउंट में 84,000 लिखना होगा। स्टॉक टू सरप्लस है तो सरप्लस में बाई स्टॉक। अब इसका लोडिंग एलिमेंट जैसे लॉस इन ट्रांजिट और पिलफरेज का किए थे, इसका लोडिंग एलिमेंट 1/6 14 और इसका कॉस्ट एलिमेंट बैलेंसिंग फिगर 70। लोडिंग एलिमेंट को एडजस्टमेंट में डालना होगा और कॉस्ट एलिमेंट को पीएल में डालना होगा। अरे सर अल्टीमेटली तो पूरा 84 ही प्रॉफिट में जा रहा है, बट 2 स्टेप में जा रहा है ना बेटा, वो देखो। आपने क्या किया था? आपने बोला था कि स्टॉक इज सोल्ड अबव इनवॉइस प्राइस, तो पूरा प्रॉफिट को एडजस्टमेंट में भेज देंगे। इंस्टीट्यूट ने बोला नो 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 नो, नेम इट सरप्लस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल नेम इट, ऑल्दो आजकल इंस्टीट्यूट नहीं बोलता ये सब चीज, पर अगर बोला तो इन दैट केस हम लोग सरप्लस का अकाउंट खोल लेंगे, 84 वहां डाल देंगे और उसका लोडिंग एलिमेंट को एडजस्टमेंट में, प्रॉफिट एलिमेंट को पीएल में डाल देंगे। ये चीज अगर उल्टा साइड में हुआ तो उसको शॉर्टेज बोलेगा कि फाइंड शॉर्टेज इफ एनी। तो जैसे सरप्लस अकाउंट बना वैसे शॉर्टेज अकाउंट बन जाएगा। शॉर्टेज में डेबिट साइड रहेगा, उसका भी एडजस्टमेंट और पीएल का पोस्टिंग वैसे ही हो जाएगा। सजा देता हूं बोर्ड पे, फिर से पढ़ता हूं। समटाइम्स द क्वेश्चन पेपर सेज दैट द डिफरेंस इन द स्टॉक अकाउंट विल बी नेम्ड एज सरप्लस और शॉर्टेज, उल्टा साइड में। इन सच केस वी विल प्रिपेयर ए लेजर अकाउंट फॉर दैट। द लोडिंग एलिमेंट एंड कॉस्ट एलिमेंट विल बी ट्रांसफर्ड टू एडजस्टमेंट अकाउंट एंड P&L अकाउंट रिस्पेक्टिवली एज यूजुअल। एक आखिरी पॉइंट, सिंपल लॉजिकल, क्या लिखा देखो। इफ देयर इज स्टॉक इन ट्रांजिट, माने हमने ब्रांच को माल दिया और ब्रांच को ये माल अभी तक मिला नहीं, इफ देयर इज स्टॉक इन ट्रांजिट, गेस करो क्या होगा? सर क्लोजिंग स्टॉक की तरह लिख देंगे, स्टॉक इन ट्रांजिट ही तो है भाई। आप तो जब ब्रांच स्टॉक बनाएंगे तो आप तो लिख देंगे ना ब्रांच स्टॉक में टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब उसको अगर मिला ही नहीं ये वाला माल तो बैलेंस सीडी में यहां स्टॉक इन ट्रांजिट लिख देंगे, और दिक्कत क्या है? बिल्कुल वही करना है, बिल्कुल वही करना, क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करना है, और उसका भी फिर वही स्टॉक रिजर्व निकाल करके नॉर्मल अकाउंटिंग करना है। रिपीट, if there is stock in transit then record goods sent to branch at full value, देखो मैंने लिखा है 120 पे, and stock in transit as closing stock as balance CD। तो अकॉर्डिंगली जब एक फुल फ्लेजेड सम, एग्जांपल वाला भी फुल फ्लेजेड ही था, और फुल फ्लेजेड सम जब आप क्लास वर्क से बनाओगे आपको आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सो विद दिस स्टॉक एंड डेटर सिस्टम कम्स टू एन एंड। थैंक यू।